हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री पर एक डिटेल लेक्चर शुरू कर रहे हैं। और मैं शुरुआत में ही एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ये लेक्चर सिर्फ हिस्ट्री का लेक्चर नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का मतलब है इंडियन स्टेट की सोच को समझना, इंडियन डेमोक्रेसी के फियर और होप्स के बारे में जानना और इंडियन सोसाइटी की पास्ट मिस्टेक्स के बारे में समझना। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक न्यूट्रल लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन सच ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन अपने टाइम पे के सोशल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल प्रेशर का प्रोडक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक रिएक्शन है, रिएक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, रिएक्शन अगेंस्ट अनलिमिटेड एग्जीक्यूटिव पावर, रिएक्शन अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन और रिएक्शन अगेंस्ट रूल विदाउट अकाउंटेबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैकेनिकल तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, उसके पीछे का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी होता है। इस लेक्चर में हम 1773 से शुरू करके 1950 तक का पूरा सफ़र देखेंगे और साथ साथ ये भी समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स में बदला। इसलिए ये लेक्चर हिस्ट्री, लॉ और फिलॉसफी तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। अब हम समझते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सिर्फ आर्टिकल्स और शेड्यूल्स का कलेक्शन समझा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनजस्टिस है। कॉन्स्टिट्यूशन असल में एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है जो ये डिसाइड करता है कि स्टेट पावर का यूज़ कैसे करेगी और उस पावर पर कंट्रोल कौन रखेगा। कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता भी है और पावर को लिमिट भी करता है। यही रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्डिनरी लॉ में फ़र्क होता है। अरिस्टोटल ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वे ऑफ लाइफ ऑफ द स्टेट। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गवर्नेंस का रूल बुक नहीं है, स्टेट की मोरल पर्सनैलिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन ही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी अथॉरिटी का सोर्स वी द पीपल है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के अंडर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदी भारती केस में ये बात क्लियर की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन रोज़ बदला जाए, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को नए सोशल रियलिटीज़ के साथ अडेप्ट किया जा सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं है लेकिन अनस्टेबल भी नहीं है। नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। अब ये सवाल आता है कि इंडिया को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी। सबसे पहले रीज़न था कॉलोनियल एक्सपीरियंस। ब्रिटिश इंडिया में लॉ का मतलब जस्टिस नहीं होता था, लॉ का मतलब होता था ऑर्डर को मेंटेन करना, चाहे उस ऑर्डर में इनजस्टिस ही क्यों ना हो। एग्जीक्यूटिव के पास अनलिमिटेड पावर्स थी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं थी और कॉमन इंडियन के पास कोई एनफोर्सिएबल राइट भी नहीं था। दूसरा रीज़न था इंडिया की डाइवर्सिटी। इंडिया एक सिंगल कल्चर नेशन नहीं था, यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज़ थी जिन्हें एक साथ रखने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉमिसेस ही काफ़ी नहीं थे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ज़रूरी थीं। और तीसरा रीज़न और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था इंडिविजुअल राइट्स का अब्सेंस। ब्रिटिश इंडिया में स्टेट के खिलाफ इंडिविजुअल ऑलमोस्ट हेल्पलेस था, इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो फंडामेंटल राइट्स को सेंट्रल पोजीशन दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मनेका गांधी केस में आर्टिकल 21 को सिर्फ प्रोसीजर नहीं, डिग्निटी के साथ जोड़ा था। ये इंटरप्रिटेशन कॉलोनियल मिसयूज ऑफ पावर के अगेंस्ट एक रेस्पॉन्स थी। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर एम सिर्फ गवर्नेंस नहीं, ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट भी करना होता है। कॉलोनियल बैकग्राउंड। ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडियन ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट से गवर्न था। इन एक्ट्स के एक कॉमन पैटर्न था, एग्जीक्यूटिव सुप्रीम थी, लेजिस्लेचर लिमिटेड थी और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में थी। लॉ का पर्पस ओबीडियंस था, जस्टिस नहीं। इसी वजह से कॉलोनियल इंडिया में लॉ और मोरालिटी के बीच में गैप था।
इंडियन लीडर्स ने समझ लिया था कि अगर फ्यूचर इंडिया में डेमोक्रेसी चाहिए तो पावर को डिवाइड करना पड़ेगा और पावर पर चेक्स लगाने पड़ेंगे। इसी बैकग्राउंड ने इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स और फंडामेंटल राइट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को जन्म दिया। कॉलोनियल बैकग्राउंड समझे बिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के सेफगार्ड्स को लॉजिक समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट किया और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया था। जुडिशरी का एक अर्ली स्ट्रक्चर आया, लेकिन इंडियंस का रोल बिल्कुल ज़ीरो था। इस एक्ट का सबसे बड़ा फ्लो ये था कि पावर सेंट्रलाइज्ड थी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं था। इसी एक्सपीरियंस ने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को सिखाया कि अगर पावर दी जा रही है तो उसके साथ कंट्रोल भी होना चाहिए। आज जो हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी और चेक्स का बैलेंस देखते हैं, उनका फिलोसफिकल रूट यहीं से आता है। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि कंपनी के थ्रू इंडिया को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया लंदन में बैठकर इंडियन अफेयर्स कंट्रोल करता था। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडियंस को लगा कि उनकी डेस्टिनी उनके हाथ में बिल्कुल नहीं है। इसी अलाइनेशन ने नेशनल मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग किया और सेल्फ रूल की डिमांड को लेजिटिमेट बनाया। देन केम इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इंडियन काउंसिल्स एक्ट के थ्रू ब्रिटिश ने इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन का इल्यूजन दिया था। इंडियन मेंबर्स काउंसिल में बैठे, लेकिन डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में नहीं थी। ये एक्ट्स इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट लेसन देते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ बैठक में शामिल होना नहीं होता, डिसीजन लेने का हक होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी लेसन का रिजल्ट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बोल्ड फीचर बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट में डायरेक्टी एक हाफ बेक्ड एक्सपेरिमेंट था। इंडियन मिनिस्टर्स के पास नाम की पावर थी, लेकिन रियल कंट्रोल अभी भी ब्रिटिश के पास था। रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन मिनिस्टर्स की थी और अथॉरिटी ब्रिटिशर्स की थी। इसी सिस्टम ने कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इससे एक क्लियर लेसन लिया कि हाफ डेमोक्रेसी सबसे डेंजरस होती है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर सेपरेशन और क्लियर अकाउंटेबिलिटी दी गई। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट माना जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल कोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये सब इसी एक्ट से आए हैं। लेकिन सोवर्जिनिटी ब्रिटिश क्राउन के पास थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया, लेकिन सोल रिजेक्ट की। इसीलिए इंडियन फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ डिज़ाइन किया गया है। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया सिर्फ रेसिस्टेंस नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन बन जाता है। 1934 में पहली बार फॉर्मली डिमांड रखी गई कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं बल्कि इंडियंस खुद बनाएंगे। इस डिमांड का लॉजिक सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था, ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड था। जो रूल करेगा वही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। ब्रिटिश मेड लॉज का एक कॉमन प्रॉब्लम रहता था, उनमें लेजिटिमेसी नहीं थी। लोग उनके लॉज को अपना नहीं मानते थे क्योंकि उन लॉज के बनने में उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड का मतलब था
पॉपुलर सोवर्जिनिटी मतलब ये मानना कि पावर का रियल सोर्स लोग हैं, क्राउन नहीं। यही आइडिया बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के ओपनिंग वर्ड्स में आया, वी द पीपल। ये डिमांड एक टर्निंग पॉइंट थी क्योंकि यहीं से स्ट्रगल का फोकस फ्रीडम से नेशन बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है। शुरू में असेंबली में 389 मेंबर्स थे। पार्टीशन के बाद ये मेंबर 299 हो गए। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे लेकिन रिप्रेजेंटेशन बहुत वाइड थी। प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सब इसके अंदर शामिल थे। इस असेंबली की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ये थी इसकी डाइवर्सिटी। यहाँ सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं थे, यहाँ पर लॉयर्स, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियंस और सोशल रिफॉर्मर्स भी थे। इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी नहीं बनी बल्कि एक नेशनल डायलॉग प्लेटफॉर्म बन गई। असेंबली ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, असेंबली ने ये डिसाइड किया था कि इंडिया का फ्यूचर कैरेक्टर क्या होगा। दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग का टेम्पररी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये मीटिंग सिंबलिक भी थी और प्रैक्टिकल भी। सिंबलिक इसलिए क्योंकि ये ब्रिटिश कंट्रोल से इंटेलेक्चुअल ब्रेक था और प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि यहीं से ड्राफ्टिंग का एक्चुअल काम शुरू हुआ था। इस स्टेज पर असेंबली के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि डाइवर्सिटी को कन्फ्लिक्ट में बदलने से कैसे रोका जाए। इसीलिए असेंबली ने कंसेंसस और डिबेट का रास्ता चुना, मेजॉरिटेरियन इम्पोजिशन का नहीं। यही रीज़न है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कशन और कॉम्प्रोमाइज़ दोनों दिखाई देते हैं। इस रेजोल्यूशंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव की। इस रेजोल्यूशन का रोल बहुत ही फंडामेंटल था। इसने ये डिफाइन किया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस डायरेक्शन में जाएगा। इस रेजोल्यूशन में क्लियरली कहा गया था कि इंडिया सोवरेन होगा, डेमोक्रेटिक होगा और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को प्रोटेक्ट करेगा। इस रेजोल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था माइनॉरिटीज़ और बैकवर्ड क्लासेस का प्रोटेक्शन। बाद में ये रेजोल्यूशन प्रीएम्बल बना जो कॉन्स्टिट्यूशन का मोरल कंपास माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और बेसिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का बेस है। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन होता है। इस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम सिर्फ क्लॉजेस लिखना नहीं था बल्कि असेंबली के डिबेट्स को लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना था। अंबेडकर का अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल था कि वो आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच बैलेंस चाहते थे। उनका मेन फोकस था स्ट्रॉन्ग सेंटर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एनफोर्सिएबल फंडामेंटल राइट्स और सोशल जस्टिस। अंबेडकर ये मानते थे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तक सीमित रहेगा तो वो कम्प्लीटली फेल हो जाएगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल डेमोक्रेसी का आइडिया डाला गया था। रोल ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर को सिर्फ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहना काफ़ी नहीं होगा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मोरल आर्किटेक्ट थे। उनका फेमस स्टेटमेंट था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर सोसाइटी अनइक्वल रही तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करेंगे।
इसी सोच के कारण इक्वालिटी को फंडामेंटल राइट बनाया गया, अनटचेबिलिटी अबॉलिश की गई और अफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का बैलेंस बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये बैलेंस जो था वो अंबेडकर के विजन का रिफ्लेक्शन था। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अक्सर बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन ये आधा सच है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लेकिन बोरोइंग का मतलब कॉपिंग नहीं होता है। हर बोरोड फीचर को इंडियन सोशल और पॉलिटिकल रियलिटी के हिसाब से मोल्ड किया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन में ओरिजिनल है। ग्लोबल आइडियाज़ प्लस इंडियन कंडीशंस से मिलाकर बना है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग प्रोसेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग प्रोसेस वर्ल्ड के सबसे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में से एक है। इस प्रोसेस में 165 सिटिंग्स हुई थी। 7,600 से ज़्यादा अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे। हर आर्टिकल पर डिटेल डिबेट हुई। इसी प्रोसेस का एक फ़ायदा ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एलाइट का डॉक्यूमेंट नहीं बना, बल्कि एक कलेक्टिव नेशनल एग्रीमेंट बना था। इसी डेलिब्रेटिव नेचर की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल्ड है। लेंथ को वीकनेस नहीं, हमें इसको स्ट्रेंथ समझना चाहिए। अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली अडॉप्ट हुआ था। इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना हिस्टोरिकल काम कंप्लीट किया। आज इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस अडॉप्शन का मतलब था ब्रिटिश लीगल अथॉरिटी का कंप्लीट एंड और इंडियन सोवरेनिटी का लीगल असर्शन। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ। इस डेट का सिलेक्शन रैंडम नहीं था। 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था। इसीलिए 26 जनवरी एक सिंबॉलिक डेट थी। फ्रीडम से रिपब्लिक तक का ब्रिज। इस दिन इंडिया रिपब्लिक बना, ब्रिटिश क्राउन की जगह प्रेसिडेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ बना। प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये इंटरप्रेटिव टूल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बम्बई केस में कहा कि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाता है और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उसे प्रोटेक्ट करता है। इसी बैलेंस की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना रिजिड है ना अनस्टेबल। एंड में अंबेडकर की बात याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कितनी भी अच्छी हो, अगर उसे ऑपरेट करने वाले गलत होंगे तो वो फेल हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब नहीं है, एक कमिटमेंट है। कमिटमेंट डेमोक्रेसी का, जस्टिस का और डिग्निटी का। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ याद मत रखिए, समझिए और फॉलो भी कीजिए।